नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करते हैं सीटेट 2018 जो दिसंबर में पेपर हुआ था। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो यह हो जाए सामाजिक के द्वारा भी होता है, संस्कृत के द्वारा भी होता है और मीडिया के द्वारा, ट्यूशन के द्वारा नहीं होता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है स्व लिंग तथा नैतिक विकास बच्चों के सामाजिक सांवेगिक विकास के महत्वपूर्ण आयाम है। इन भूमिकाओं की समझ बच्चों में 4 वर्ष की अवस्था तक स्पष्ट हो जाती है। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। लिंग भूमिकाएं मीडिया, सामाजिकरण, संस्कृत, समुदाय एवं परिवार से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, तो कौन सा है, तो उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। तो ये आपका नहीं होगा। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकती, ये भी आपका गलत है। वे बच्चों की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं बनते, ये गलत है। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। इसमें डी सही हो जाएगा। आगे है इसमें, मानकीकृत परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से है जिसका निर्माण पूर्ण आनुभविक विश्लेषण के अधीन किया गया हो, जिससे मानकों का एक यथार्थ सेट विकसित हो गया हो तथा इसकी विश्वसनीयता एवं वैधता का विवेकी मूल्यांकन उपलब्ध हो। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना का एक कारण यह भी है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति की योग्यताएं समय और अनुभव के साथ बढ़ती घटती रहती है, किंतु मानकीकृत परीक्षण उसे एक निश्चित समय पर माप कर अस्थायी मूल्यांकन काम मान लेता है। अगला प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। तो ये हो जाएगा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। आगे है इसमें, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों से होती है। 2 या 2 से अधिक मूल कारक मिलकर एक समूह निर्मित करते हैं जो व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र में वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। बुद्धि को 7 मौलिक कारकों में बांटा गया है। आंशिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, तीसरा है शाब्दिक योग्यता, 4 है दैशिक योग्यता, 5 है शब्द प्रभाव, 6 है तर्कशील तथा 7 है स्मृति शक्ति। ये सातों बुद्धि परस्पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं तथा प्रत्येक की क्रियाशील होने के ढंग अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। आगे है इसमें, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि जहां सीखने के लिए मूल्यांकन बच्चों की प्रगति को दर्शाता है, वहीं सीखने का मूल्यांकन उनकी उपलब्धि स्तर को प्रमाणित करता है। यदि छात्र कोई नवीन ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है तो उस समय सीखने के लिए मूल्यांकन पद्धति प्रयुक्त हो सकती है, जबकि सीखने के मूल्यांकन का प्रयोग शिक्षण के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली, जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बोधात्मक, मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक कौशलों की विकास में सहायता करना, विचार प्रक्रिया पर जोर देना, न कि याद करने पर मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। आगे है इसमें,
सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की धीमा, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी नहीं होता। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह शैक्षिक और सह-शैक्षिक गतिविधियों के निरंतर मूल्यांकन पर बल देता है। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के द्वारा। बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। सामान्यतः देखा जाता है कि जो अभिभावक प्रतिभाशाली होते हैं उनके बच्चे भी प्रायः प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली अभिभावकों द्वारा उपलब्ध अच्छे वातावरण में पले बढ़े बच्चों में भी प्रतिभाशालिता पाई जाती है। यद्यपि प्रतिभाशालिता प्राप्ति का यह एक कारण हो सकता है, परंतु इसे प्रमुख कारण नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, वंचन की स्थिति बालकों में सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक विषमताओं के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत निम्न सामाजिक व आर्थिक स्थिति होने के कारण अपनी योग्यताओं का विकास नहीं कर पाने वाले बच्चे आते हैं। ऐसे वंचित बच्चों को ऐसे कक्षा माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला है, कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो ये हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। टर्मन के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या अधिक है तथा जो अमूर्त चिंतन की क्षमता से युक्त है, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वही ऐसे बालक जो नवीन, मौलिक व विलक्षण सोचने की क्षमता युक्त होते हैं सृजनात्मकता बालकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालकों को अध्यापक द्वारा किसी विषय, समस्या या किसी वस्तु के उपयोगी के लिए जितने अधिक विचार प्रस्तुत किए जा सकते हो प्रस्तुत करने पर बल दिया जाए ताकि सृजनात्मकता विकसित की जा सके। यहाँ पर अध्यापक को चाहिए कि वह हर विचार का सम्मान करे, बालक को अधिक से अधिक विचार करने के लिए अभिप्रेरित करे। अगला प्रश्न है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह हो जाएगा बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए तथा उनके विचारों और भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, न कि बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद के लिए निम्न प्रयुक्ति प्रयोग की जाती है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, कार्य को खंडों में तोड़कर सिखाना, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन। अगला प्रश्न है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। आगे है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मकता है। बालक द्वारा किसी जटिल समस्या का विद्वतापूर्ण समाधान करने की योग्यता सृजनात्मकता है, जो अपने में निहित विभिन्न विशेषताओं, समस्या के प्रति सजगता, लचीलापन, मौलिकता, गतिशील वैचारिकता, जिज्ञासा, नवीनता हेतु परिवर्तन की आकांक्षा के माध्यम से रचनात्मक उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है? तो ये हो जाएगा अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। आगे है इसमें अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न अर्थात ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर निश्चित होता है। ऐसे प्रश्न बच्चों की स्मृति व पहचान आधारित होते हैं, न कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन या तर्क पर। अतः अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो संवेग बताना है, तो ये हो जाएगा डर। संवेग आपके कुल 14 होते हैं। इसमें है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें भावात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग एवं उनकी प्रवृत्ति बताई है, जिनमें कुछ निम्न हैं: भय या पलायन, क्रोध या ईर्ष्या, घृणा का हो जाएगा निवृत्ति, आश्चर्य या जिज्ञासा, कामुकता काम, आमोद का ह्रास, भूख का भोजन अन्वेषण आदि। अगला प्रश्न है एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो सबसे अच्छा हो जाएगा बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। बच्चे का यह जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो ये हो जाएगा आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। आगे है एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक द्वारा निर्मित एवं संचालित कक्षा कक्ष प्रचुर संवादात्मक तकनीक पर आधारित होता है, जिसमें छात्रों में परस्पर एवं छात्रों के शिक्षक के साथ नियमित रूप से अंतःक्रिया चलती रहती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो हो जाएगा वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। आगे है इसमें कक्षा समृद्ध शिक्षा से तात्पर्य संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण से है। इस प्रकार के कक्षा शिक्षण में कक्षा सभी आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री से युक्त है, क्योंकि बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्रिकाएं आदि हर समय सुलभ होनी चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन करता है वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। आगे है इसमें पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और अध्यापक के बीच शैक्षिक क्रिया का माध्यम है। शिक्षा की सफलता और असफलता बहुत हद तक पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर करती है। पाठ्य पुस्तक की रचना पाठ्यक्रम के अनुरूप की जाती है। पाठ्य पुस्तकें कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ किससे प्राप्त की है? तो ये हो जाएगा रचनावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार यह विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थियों को उसे व्यक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में रचनात्मकता को महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है? तो ये हो जाएगा वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं।
प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। यदि कक्षा में बच्चे अध्यापक से किसी प्रश्न पर असमंजस की स्थिति में स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछता है तो बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा, शिक्षक को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। आगे है, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है जब शिक्षक वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को परस्पर बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करता है तो इससे बच्चे के अंतर संबंध बेहतर होते हैं, साथ ही अधिगम प्रक्रिया में भी सुधार होता है। अगला है अनुशासन, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो ये हो जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। विद्यालय या कक्षा कक्ष प्रक्रिया के अनुशासन का निहितार्थ है कि बच्चे सक्रिय हो, अपने व्यवहार एवं अधिगम हेतु जिम्मेदारी ले सके। अध्यापक एक सुगमकर्ता के रूप में भागीदार हो, प्रक्रिया को निर्देशित करे, इस क्रम में अधिगम हेतु प्रेरक वातावरण का सृजन कर रहा हो। अतः अनुशासन बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करता है। आगे है इसमें, आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आगे है इसमें, बच्चों के विकास में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? तो ये हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकरण के बजाय खोज पर आधारित है। इसमें बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर कोई छोटा बच्चा जब जलते हुए दीपक को जिज्ञासावश छूता है तो उसे जलने के बाद एहसास होता है कि डरावनी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। अतः निरंतर अभ्यास से अधिगम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पद्धति में गौण स्थान रखता है। पियाजे के अनुसार विकास की 4 क्रमिक अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? तो यह हो जाएगा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बच्चों में यह अवस्था 2 से 7 वर्ष के अंदर होती है। इसके दौरान बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लग जाती है, गामक क्रियाएं नहीं। वस्तुओं के बारे में सोचने तथा विचारने के लिए अब भाषा तथा चित्रों, प्रतीकों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार प्रतीकात्मक विचारों का विकास पूर्व संक्रियात्मक गुण है, 9 की सीमा है। अगला प्रश्न है, किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। आगे है, खेलों द्वारा न केवल हमारी दिनचर्या नियमित होती है बल्कि खेल अनेक बीमारियों की संभावनाओं को भी न्यून करता है। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका होने के अलावा यह युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित प्रकार से निभाता है। स्वास्थ्य प्रदान के रूप में, शिक्षा प्रदाता के रूप में, स्वास्थ्य प्रदाता के रूप में और शिक्षा प्रदाता के रूप में यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास में योगदान करता है। आगे है,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो इसमें हो जाएगा विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। समस्या को विभिन्न तरीकों से हल करने के लिए कहना बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विभिन्न तरीके से विचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। व्यक्तिक भिन्नता के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया में भी अंतर रखकर इस उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना होना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक को विकास का पर्याप्त अवसर मिले। विकल्प में दिए गए करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखने तथा सहयोग से सीखना प्रगतिशील शिक्षा का सबसे उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो इसमें हो जाएगा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। आगे इसकी व्याख्या है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसात कर सके। अगला प्रश्न है, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो हो जाएगा उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता। संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। आगे है इसमें, कोहल वर्ग के सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। अगला है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो निकटवर्तीय विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, इसमें अगला ऑप्शन भी है, उस सीखने बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, ये भी गलत है। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये भी आपका गलत है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। आगे है इसमें ले वाइगोस्की, ये रहेगा ले वाइगोस्की ने तर्क देकर बताया कि बच्चे सामाजिक बातचीत के माध्यम से अपनी शिक्षा विकसित करते हैं। वे जीवन के एक तरीके से अपने विसर्जन की तार्किक प्रक्रिया के रूप में नई और बेहतर संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्राप्त करते हैं। वाइगोस्की रहेगा, वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित निकटवर्ती विकास का क्षेत्र उसे संदर्भित करता है जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक उभय लिंगी व्यक्तित्व। तो एक उभय लिंगी व्यक्तित्व कैसा होता है? तो ये हो जाएगा में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। अगला है, ये 2019 का जो जुलाई में हुआ था। इसमें पहला प्रश्न है, मूल्यांकन को कहते हैं। तो हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन यह जानने के लिए किया जाता है कि शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वह प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं। परीक्षा की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है जिसमें छात्रों के विषय विशेष में योग्यता का आकलन किया जाता है, बल्कि यह
भी जानने का प्रयास किया जाता है कि उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कितना हुआ। अतः मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है तो क्या हो जाएगा, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत को अन्वेषण सिद्धांत या संरचनात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की संरचना से अवगत करवाना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति एक बार संरचना को सीख जाता है तो भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं करता। आगे है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। आगे इसमें विद्यालय में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का सीधा संबंध छात्रों से होता है। शिक्षक बालकों के सर्वांगीण विकास करने में सहायक होता है। वह छात्रों को प्रगति की राह दिखाने वाला एक पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार शिक्षा प्रदान करता है। यदि शिक्षक को छात्रों की योग्यता का सकारात्मक विश्वास होता तो छात्र भी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियाँ। तो बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आगे है, बच्चे जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे जल्दी सीखते हैं। जब बच्चे किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो वे उनके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उनको करने की योजना बनाते हैं और उसे पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। यदि वे उसमें असफल रहते हैं तो अपनी गलतियों का पता लगाते हैं तथा उनमें सुधार करने का प्रयत्न करते हैं। अतः कहा जा सकता है कि बच्चों की गलतियाँ अधिगम का एक भाग हैं जो उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगला प्रश्न है, वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जहाँ पर अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहते हैं। इससे अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है तथा वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजतापूर्वक कर सकता है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साही महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो ये हो जाएगा संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। आगे है, जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साही महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। प्रस्तुत गद्यांश विद्यार्थी के संज्ञान एवं संवेग सिद्धांत को दर्शाती है, जो संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है को रेखांकित कर रही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम करने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। तो कैसे प्रोत्साहित करता है। तो हो जाएगा बच्चों को समस्याओं के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे है, विद्यार्थियों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाने पर शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है तथा समस्या समाधान करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की समस्या समाधान के लिए कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का निर्देश दे सकता है, जिससे छात्र उन छोटे छोटे कार्यों को सहजता से करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। प्रोत्साहित आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। आगे है इसमें, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि
बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो जीन पियाजे का सिद्धांत था। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव यह है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। आगे है जेंडर। तो जेंडर कैसा है? तो एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। वर्ष 1970 तक स्त्री और पुरुषों में जैविक लक्षणों के आधार पर असमानताओं का अध्ययन किया जाता था। बाद में समाजशास्त्र और मनोविज्ञान लिंग भेद के अध्ययनों की ओर वैज्ञानिकों का ध्यान गया, जिससे स्त्री और पुरुषों में सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक यथार्थताओं के आधार पर भिन्नताओं की खोज की जाने लगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो ये हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। आगे है प्राणी के जीवन काल में अनेकों अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि। बाल विकास में केवल बाल्यावस्था का ही नहीं अपितु विकास क्रम के सभी आयामों शारीरिक, मानसिक या संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला है बुद्धि के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो आगे है इसमें बुद्धि कैसी होती है? तो बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। आगे है बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है, जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। बहुआयामी बुद्धि से वंचित सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने स्पष्ट किया बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुआयामी होता है। गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, जो निम्न है: भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि और प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। अगला है निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? तो ये हो जाएगा परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है तथा बच्चे द्वारा परिवार के साथ जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार अधिगम तो एक सामाजिक गतिविधि है। लेव वाइगोस्की 1896 से 1934 सामाजिक निर्मितवाद के जनक हैं और मानते हैं कि अधिगम एवं विकास एक सामंजस्यकारी गतिविधि है, जिससे बच्चे शिक्षा और समाजीकरण के संदर्भ में ज्ञान विकसित करते हैं। बच्चे का ध्यान, अवबोध व स्मृति क्षमताएं ज्ञान के विभिन्न उपकरण जैसे संस्कृति, इतिहास, सामाजिक परिवेश, परंपराएं, भाषा और धर्म आदि के अनुसार बदलती है। बच्चा पहले स्वयं के स्तर पर सामाजिक वातावरण में तालमेल बैठाता है और फिर अपने अनुभवों को वैश्विक करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो ये हो जाएगा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में बालकों में विचार की अनुत्क्रमणीयता प्रारंभ होती है। बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है एवं उनमें अंतर समझने लगता है। भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं को इकट्ठा करता है तथा पहली अवस्था की तुलना में अधिक अवस्थाओं को सुलझाने में सक्षम हो जाता है। अगला है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये हो जाएगा सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं।
सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान करना है। इससे किसी भी कार्य को करने में बालक के हाथ, पैर और मस्तिष्क सब क्रियाशील हो जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बालकों को रचनात्मक ज्ञान तथा उनकी खोजी प्रवृत्ति को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था अर्थात परिपक्वता की ओर जाना। किशोरा अवस्था संवेगात्मक उथल पुथल एवं तनाव का समय होता है। किशोरा अवस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन एडोलेसेंस से बना है। इसका तात्पर्य है बुद्धि करना या वृद्धि करते हुए परिपक्वता प्राप्त करना या वयस्कता की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से जो सबसे महत्वपूर्ण बात का पता चलता है कि पियाजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों की परिपक्वता स्तर पर और न सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करता है बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास किस क्रम से किस तक होता है? तो हो जाएगा अपरिष्कृत या स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत चालक विकास तक है। अगला प्रश्न है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना या प्रदर्शित करता है। तो ये हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर पुरुषों और स्त्रियों की उन भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्वों की ओर संकेत करता है जिनकी रचना हमारे परिवार, समाज और संस्कृति द्वारा की गई है। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया आदि। बच्चे घर, परिवार एवं परिवेश से जिन अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं वे बहुत समृद्ध होते हैं। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सिखाने के लिए किया जाता है। बच्चा अनेक शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। शिक्षक को उनके इन अनुभवों का संचय कर शिक्षण के प्रयुक्त करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाइयों की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाइयाँ जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है?
तो ये हो जाएगा दंड एवं आज्ञा पालन अभिन्यास। आगे है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी भी थी, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार यह बच्चा नैतिक समझ के दंड एवं आज्ञा पालन अविन्यास अवस्था के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है इसमें, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइस्की क्या कहते हैं? तो जो बच्चे संवाद अपने खुद से करते हैं तो उसे वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वार्ता कहा है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। आगे है, किसका यह विचार है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय अवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार हो? तो ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा। सामान्यतः विशिष्ट क्षमता वाले बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान करना समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा वह विचारधारा है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय अवस्था में समान शिक्षा प्रदान करने का अधिकार हो। अगला है, एक शिक्षक को चाहिए कि यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, यह महत्व देती है। एक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। शिक्षक केवल शिक्षण के प्रति रुचि रखे यह पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों में भी रुचि रखनी चाहिए। कक्षा में विविध धर्मों एवं संस्कृति के बच्चों के संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व देते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो ये हो जाएगा समावेशी शिक्षा का। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान राज्य में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिनमें 1 से 8 तक शिक्षण होता है, चाहे वह अनुदानित हो अथवा गैर अनुदानित, चाहे वह किसी बोर्ड या संस्था से संबंधित हो, में लागू होती है। अगला प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम की उपयोगिता होना आवश्यक है। शिक्षक को उन्हें प्रश्न पूछने और जानकारियों का विश्लेषण करने को प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही विषय में उनकी समझ निर्मित करने में उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो ये हो जाएगा कंठस्थीकरण एवं स्मरण। कंठस्थीकरण एवं स्मरण सार्थक अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। सार्थक व प्रभावी अधिगम वह है जिसमें बालक स्वयं सक्रिय होकर सीखता है। अतः निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण ही सार्थक अधिगम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? इसमें है प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं? ये शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है इनमें। और दूसरा है अधिगम अशक्तता। तो ये हो जाएगा अधिगम अशक्तता, धारा प्रभाव पढ़ने में कमी होती है। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता में हो जाएगा मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। तो ये हो जाएगा आसानी से विचलित होने की आदत है। आगे है इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी फिर देख लेते हैं एक बार और। प्रतिभाशाली तो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है।
अधिगम आवश्यकता, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है और सृजनात्मक बालक जो होता है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है और अवधान कमी प्रतिक्रिया व्यतिक्रम हो जाएगा आसानी से विचलित करने की आदत है। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों को सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें लगे कि उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बच्चे प्रभावी रूप से तभी सीख सकते हैं जब वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लें। अतः सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, औपचारिक एवं अनौपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता उनके शारीरिक व मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। अगला है 2019 जो दिसंबर में हुआ था। इसमें प्रश्न पहला दिया हुआ है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो ये हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में इस विशेष समय में बच्चा घर में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा एक दिन में 25 से 50 शब्द सीख सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो ये हो जाएगा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। इस अवस्था में बालक समाज से संपर्क या समझौते को मजबूत बनाने के लिए सामाजिक नियमों का पालन करता है। उसे डर है कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे न। इस अवस्था में वह समझने लगता है कि यदि समाज की सहमति हो तो सामाजिक नियमों को बदला भी जा सकता है, अर्थात वह समझ जाता है कि सामाजिक नियम निश्चित नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा जेंडर पक्षपात का। लैंगिक असमानता का तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देना लैंगिक पक्षपात का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ये हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। कक्षा में शिक्षकों द्वारा जेंडर के संदर्भ में भी परिचर्चा करवाई जानी चाहिए जिससे जेंडर रूढ़िवादिता को कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनकी चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो ये हो जाएगा लेव वाइगोस्की। जहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक हो वो सिद्धांत दिए थे लेव वाइगोस्की। आगे इसमें लेव वाइगोस्की ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करता है? तो यह हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की ने व्यक्तिगत वार्ता के रूप में संबोधित
किया है। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा पाठ या ढांचा। आगे है इसमें, ढांचा निर्माण विकास के संभावित क्षेत्रों से संबंधित प्रत्यय है। ढांचा निर्माण एक तकनीक है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो विशेषित करता है? तो ये हो जाएगा संरक्षण और कक्षा समावेशन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है ये 7 से 11 वर्ष में बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्कना कर सकता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है। वस्तुओं की मानस प्रतिभाओं पर परिवर्तनीय मानसिक सक्रिय करने में सक्षम होता है। संरक्षण तथा कक्षा समावेशन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो पियाजे की संरचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में स्कीमा पियाजे की संरचना है। स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करते हुए विद्यमान होती हैं। पियाजे के अनुसार स्कीमा को संशोधित व समायोजित करने में 2 प्रक्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, आत्मसातीकरण तथा समायोजन। अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला है, आकलन छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवहारिक आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को प्रभावित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अतः विकल्प 20 से स्पष्ट है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो कौन सा सही है? तो हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। आगे है इसमें, कैले व थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। यह मानसिक जटिल योग्यताओं का समूह है। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो यह हो जाएगा सृजनात्मकता, विचार। सृजनात्मकता प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है। विचार वस्तु जिसमें पुराने तत्वों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता हो। रूही के गुण उसे सृजनात्मकता विचारक प्रदर्शन कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ये हो जाएगा अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आगे है, शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति के विचार करना चाहिए। यदि वंचित समूह के बच्चों की भागीदारी कक्षा में कम हो रही है तो उसे अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आगे है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। जब विशेष शिक्षा आवश्यकता वाले बच्चे
या विद्यार्थी सामान्य कक्षाओं में अपने साथियों के साथ पढ़ते हैं तो वह अवस्था समावेशी शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं। तो ये हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता। अधिगम अशक्तता या अक्षमता का अर्थ है अधिगम करने अर्थात पढ़ने लिखने तथा बोलने में कमजोरी से है। डिस्लेक्सिया या पठन वैफल्य भी बोलते हैं बच्चों में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता से है। डिस्लेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है कठिन भाषा, डिफ़िकल्ट स्पीच। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो यह हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा का आधार मानवतावादी परिप्रेक्ष्य था। आगे है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। तो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। आगे है संरचनावादी ढांचे में अधिगम मुख्य रूप से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। रचनात्मक प्रक्रिया में शिक्षार्थी एक सूचना निर्माता है। व्यक्ति सक्रिय रूप से वस्तुनिष्ठ वास्तविकता के अपने व्यक्तिपरक प्रतिनिधित्व का निर्माण या उत्पादन करते हैं। नई जानकारी मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होती है। इस प्रकार बौद्धिक प्रतिनिधित्व व्यक्तिपरक है। अगला प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ये हो जाएगा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। इसमें है शिक्षिका के द्वारा प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरण देकर बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। तो ये हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र में छात्रों के अनुभवों को प्रमुखता प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से कैसे होते हैं। तो सन्निहित होते हैं। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। आगे है संवेग व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित या गति प्रदान करता है जबकि संज्ञान संवेदित सूचनाओं को ग्रहण कर उनका समुचित उपयोग करता है। यह एक दूसरे से सन्निहित होते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो हो जाएगा अधिगम सक्रिय विनियोजन के कारण ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनावाद सिद्धांत के अनुसार मनोविज्ञान को चेतन अनुभूतियों को अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति स्वयं अपनी मनोदशा का अध्ययन करता रहता है। इसके लिए व्यक्ति को संक्रियात्मक आधार पर अधिगम से जुड़ना होता है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। तो ये हो जाएगा अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। इसमें व्याख्या है, अवधारणात्मक समझ को विकसित करने के लिए शिक्षकों द्वारा स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। यह अधिगम का अत्यंत प्रभावशाली तरीका है। इससे विद्यार्थियों को वस्तु स्थिति से जोड़कर प्रश्नों को समझाया जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देने व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाएगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है।
आगे है, अधिगम प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए लगातार विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं दंड देने का प्रयोग करने से प्रेरणाशील एवं दंड का भय दोनों समाप्त हो जाता है, जिससे बच्चों में अधिगम के प्रति स्वाभाविक रुचि एवं जिज्ञासा कम होने लगती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो सार्थक अधिगम को कौन सा बढ़ावा देता है? तो अगला ऑप्शन भी है इसमें ऑप्शन दिया है आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन और है इसमें शारीरिक दंड और सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। इसमें दूसरा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 और 3। सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय एवं कक्षा में सहयोगात्मक वातावरण का विकास करते हुए विद्यार्थियों को सीखने के प्रति जागरूक करना चाहिए। विभिन्न गतिविधियों के प्रतिभाग करने के दौरान शिक्षक को उनका सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे अधिगम में उनकी रुचि बढ़े। अगला है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। कक्षा में कभी कभी जटिल पाठ्यक्रम के कारण विद्यार्थियों को अधिगम में समस्या उत्पन्न होने लगती है। ऐसे में शिक्षक को जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ये हो जाएगा बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अध्यापिका सहज अनुमान लगाकर उसी पर विचार करने को प्रोत्साहित करके समस्या का समाधान कर सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होती है? तो किस अवस्था में होती है? इसमें है मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। इसमें आपका हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। आगे है इसमें शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था काल में शारीरिक वृद्धि एवं विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये हो जाएगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते। विकास के सिद्धांत निम्न है: निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रिया का सिद्धांत, विकास की दशा का सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास की क्रिया के दर में विभिन्नता। यद्यपि व्यक्तिक विकास को सांस्कृतिक संदर्भ भी प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्रमुख कारण आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है विद्यालय एवं मीडिया। बालक का परिवार, आस पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, जबकि विद्यालय एवं मीडिया इसमें द्वितीयक संस्था की भूमिका का निर्वहन करते हैं। ये आपके 2019 तक के जितने भी पेपर थे उसे मैं सॉल्व करा दी। अब अगले पार्ट में मैं आप लोगों को 2021 में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उसे मैं सॉल्व करवाऊंगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।